हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले, देखो मैं बता देता हूँ, आज हम लोग एल्कोहल और एल्डिहाइड मतलब एल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, अच्छा इसके ऑलरेडी हम लोग ने बोर्ड क्वेश्चंस को लगा लिया है। आज जो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस। अच्छा ये रिवीजन क्वेश्चंस मतलब कैसे है, कहाँ से? रिवीजन क्वेश्चंस जो है मैंने कोशिश किया है कि जो प्री बोर्ड्स हुए हैं, देखो मैं आप लोग से वैसे कुछ नहीं छुपाता हूँ, एकदम फेस टू फेस एकदम सब कुछ सच ही रहना चाहिए। तो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के प्री बोर्ड पेपर से लिए हैं, मतलब जो अभी लेटेस्ट प्री बोर्ड का पेपर हुआ है, और लेटेस्ट मैंने मॉडल पेपर से लिया है। स्पेसिफिक पेपर से नहीं, एक लेटेस्ट मॉडल पेपर है मैंने उससे लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग भी कोशिश करना कि इनको लगाना जरूर। और अच्छा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ एल्कोहल एज अ कार्बन चेन लेंथ इंक्रीजेस इट बॉइलिंग पॉइंट डैश एंड द सॉल्युबिलिटी इन वाटर डैश। इसका मतलब क्या है? एक बात, इतनी बात ध्यान रखना कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ब्रांचिंग के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेन लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। इसका मतलब जितनी ज्यादा चेन लेंथ होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा एक बात खुद ही बताना मुझे कि जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर मैंने नीचे से इसको, इसमें एक लिक्विड पड़ा हुआ है और इसमें कुछ ऐसे ये रहे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब वो जो जो हमारा जो सेल है, जो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर का जो भी सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है। अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते जा रहे हैं, तभी तो वो सॉल्युबल हो नहीं रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी ये भी एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहा है चेन लेंथ इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजेस हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लोग को यहाँ तक इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखना। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है यार, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन करना है तो। अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे कह रहा है सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये हमारा क्या है? बेंजीन। इसके ऊपर लगा दो Na+ और O-। देखो सिर्फ Na+ अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह, ये अगर मैंने लगा दिया O-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अगर H लगा देंगे तो फिनॉल, ये H हटा दिया तो फिनॉक्साइड आयन, और इसकी जगह मैंने लगा दिया Na+, तो ये हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। समझ आए? तो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको ट्रीट कराया मैंने किसके साथ? इसको ट्रीट कराया मैंने मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, एक कार्बन है मिथाइल क्लोराइड। इसको मैं एक और वर्ड ले सकता हूं, इसका नेम क्या ले सकता हूं? क्लोरोमीथेन। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को मैं एकदम 0 से 100%, मतलब जितना मैं आप लोग को बेसिक मजबूत करा सकता हूं उतना मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से क्या होगा? ये Na+ और ये Cl-, क्योंकि ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। आप लोगों को क्या पसंद है? अपोजिट जेंडर ना, तो वैसे ही यहाँ पे प्लस को माइनस को पसंद होगा, तो जाहिर सी बात है NaCl निकल जाएगा और CH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि O के पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास है पॉजिटिव, तो यहाँ से बन जाता है एनिसोल। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? एनिसोल। ये बहुत फेमस नेम है। जैसे आप लोग का भी नेम होगा ना, P और X, मान लेते हैं X आपका सरनेम है, तो सरनेम से तो आपको कोई नहीं पहचानता, आपके जो मेन नेम है उससे पहचानते हैं। तो वैसे ही एनिसोल भी बहुत एक फेमस नेम है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, ये बहुत बार पूछा जाता है यार। अब आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। यहाँ पे कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कैन बी मोर इजिली ऑक्सीडाइज्ड देन कीटोन्स। देखो इसका एक मैं चाहूंगा सिर्फ एक रीजन इसका ध्यान रखना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे? कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा खुद बताओ? कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड होता है, लेकिन उसके दोनों साइड कार्बन होते हैं, तो CH3 वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3, इसको बोलते हैं कीटोन, और इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन थे ना, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और ओन उसका फंक्शनल ग्रुप। यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया? ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, कीटोन। अब ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे नहीं एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जब क्या कहते हैं यहाँ पे जब बड़े मंगल नहीं लगते, वो मतलब जब पूरी सब्जी बटती है, कहीं पे भंडारा चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से हम नहीं ले पाते, लेकिन अगर कहीं हम देखते हैं एकदम सन्नाटे में तो हम लोग इजिली जाते ले लेते हैं। तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से अगर कोई भी एटम वहां पे अटैक करना चाहता है, मान लेते हैं इस तरह, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, अगर हाइड्रोजन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अटैक करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं ओपन करके आपको बताऊं तो ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, और ये रहा C डबल बॉन्ड और ये रहा CH3। इतना ज्यादा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है कि वो उसको अटैक करने में बहुत प्रॉब्लम आती। लेकिन अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O और ये रहा CH3। अब यहाँ पे बात करें तो माइनस, यहाँ पे रहा प्लस। अब अगर कोई भी एटम अटैक करना चाहेगा वो इजीली अटैक कर ले, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। इसीलिए जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बच्चों रिएक्टिविटी का, वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और ये रहा हमारे पास कीटोन। सभी को अच्छे समझ आए? चलो आओ आगे मूव करते हैं जल्दी से। ये देखो, जैसे मैंने इसका पहला रीजन लिख रखा था यहाँ पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कैन बी मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन कीटोन्स। ठीक, ये रहा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो हमारा क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एल्काइल ग्रुप्स आर बिगर इन साइज देन हाइड्रोजन एटम, सो दे कैन कॉज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मेक द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। कैसे? ये देखो, एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे आने में इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और जबकि यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है। मोर एल्काइल ग्रुप, बिग साइज, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा यानी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अच्छे समझ आए? तो अब गलती नहीं करना, यानी एल्डिहाइड कुछ कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन कोई भी कीटोन हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें क्लियर हो गया है। अब आगे जल्दी से यहाँ पे ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, यहां से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अल्कोहल और एल्डिहाइड का सब कुछ फिनिश कर दूं। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर लेकिन इन एक्वस है, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन एक्वस। ये रहा मेरे पास फिनॉल, अभी मैंने फिनॉक्साइड के साथ बताया था। ब्रोमीन वाटर, देखो जब भी ब्रोमीन वाटर की बात करेंगे तो बच्चों हमेशा Br2 है, ये 3 को मत ध्यान दो, ये 3 जो है ना वो बैलेंसिंग के लिए, वो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, लेकिन जो ब्रोमीन वाटर होता है वो हमेशा Br2 होता है। एक्वस की बात कर रहा है यानी, एक्वस की बात कर रहा है यानी यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी होगा। एक्वस की बात कर रहा है यानी यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी होगा। अब अगर यहाँ पे वाटर भी है तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी एक्वस यानी ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन हाईली अमाउंट में प्रेजेंट है, तो एक ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन यानी 2,4,6 पे ट्राइब्रोमो, 3 ब्रोमो है ना, तो ट्राइब्रोमो फिनॉल ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसका जो कलर होता है बच्चों, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये एमसीक्यू में भी पूछा गया, क्योंकि हम लोग के 1 से लेके 15 तक अब एमसीक्यूज आते हैं ना, तो उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। कह रहा है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बहुत इजी है, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर खुद ही बताना। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों एक है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड है इन। सिंगल बॉन्ड का मतलब है बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखते हैं। 1 पे क्या है, ओइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, इसी का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इसी का कॉमन नेम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। सभी को अच्छे समझ आए? अब यहां पे इसी की रिएक्शन हम लोग कराते हैं इथेनॉल के साथ। किसके साथ कराएंगे? इथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3 CH2OH। अच्छा, ये बहुत जगह ऐसे भी लिखा मिलता है C2H5OH, तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि C2H5 और ये रहा OH। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। कंसंट्रेटेड H2SO4 का यहाँ पे क्या मतलब है, जब भी आप लोगों को कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हो, इसका मतलब है कि यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। डाइल्यूट H2SO4 दिया हो, हमेशा वाटर का एडिशन होगा। ठीक है, और कैसे, चलो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये रहा मेरे पास इथेनॉल, ये रहा मेरे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे, कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दो। अगर मान लेते हैं मैं इसको इस तरह लिख लूं बच्चों, C2H5OH, अगर मैं इसी को पलट के लिख दूं यानी HOOC और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। मैंने सिर्फ उल्टा करके लिख दिया स्टाइल मारने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहां से क्या हो जाता है, ये देखो वाटर निकल गया, तो क्या बचा C2H5
यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, ये रहा CH3, ये रहा C, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, और इसके साथ मैं लगा देता हूँ C2H5। मैंने और सीधा करके रख दिया, इसको हटा देते हैं। तो सभी को समझ आए? तो मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वाटर निकला, देखो वाटर इस तरह निकल गया कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं बच्चों एस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? COOH, इधर कार्बन लगाओ, मान लेते हैं कार्बन की चेन, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के H में से अगर मैं हटा के अगर मैं कार्बन लगा दूं, यानी कोई भी एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो ये हो जाता है बच्चों एस्टर। यानी कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड CO और एक साइड कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो बोलते हैं एस्टर। इसकी नेमिंग क्या हो जाती है? ये रहा इथाइल और ये रहा इथेनोएट। एक हो जाता है इथाइल, एक हो जाता है इथेनोएट, और ये रहा वाटर का रिमूवल हो गया। सभी कुछ समझ आया? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाइंग द अननोन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये मैंने इसको इसलिए आप लोगों को ऐसे लिख दिया है ताकि आप लोगों को जो मैं समझाता भी जा रहा हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी मिलते जाए। ये क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। बहुत इजी था। अब इसी की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2+ OH की 1-, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, जब भी इसकी रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से क्या होता है? ये H और ये OH वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। ये H और OH कैसे? CH3COOH। अगर मैंने ये H निकाल दिया तो इसके पास तो एक ही वैलेंसी है 1-, इसीलिए अगर कैल्शियम खुद रिएक्ट करेगा CH3COO- के साथ तो मुझे ये 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी थी 2+, इसकी 1-, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 आ जाएंगे। तो ये वही 2 लिखे हुए हैं इस तरह बच्चों, ठीक है। इसको ओपन करके लिख दिया गया था, जो होल स्क्वायर मैंने लिखा था इसी को ओपन करके लिख दिया, तो ये रहा कैल्शियम, ठीक है। अब यहां से जब भी हम इसको ड्राई डिस्टिलेशन यानी हम इसको हीट करते हैं तो यहां से हम लोग को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। कैसे? CaCO3 ये पूरा निकल गया तो हमारे पास क्या बचा? CH3COO यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन, प्रोपेनोन, एसीटोन वही तो है यार, तो CaCO3 निकल गया। क्या बन गया? एसीटोन, प्रोपेनोन यानी कीटोन बन गया। अब इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराते तो हमारा साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है, ये रहा। HCN के साथ कैसे कराएंगे? बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल परेशानी होगी नहीं यार। कैसे? कार्बोनिल ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, HCN की वैलेंसी प्लस माइनस, प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस के पास, माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस के पास। तो देखो CN नीचे आ गया, OH ऊपर चला गया। समझ आए? तो बहुत इजी था, सिर्फ प्लस माइनस में ब्रेक किया। प्लस को क्या पसंद है? माइनस, माइनस को क्या पसंद है? प्लस, तो हमने स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, चलो जल्दी से करते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे यार, मैं इससे ये आपको कोशिश करा रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसे ही हम लोग की प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा कोई और वे है ही नहीं। अगर बोर्ड पास करना है तो हंस के या तो रो के, तो रो के पास करने से अच्छा है कि हंस के ही पास करो और अच्छे नंबर से पास करो। यहाँ पे बात करते हैं एसीटोन टू एसीटोन ऑक्साइम। क्या बात कर रहे हैं? एसीटोन से एसीटोन ऑक्साइम। एसीटोन अभी हम लोग ने देखा क्या था? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ऑक्साइम हमारा क्या होता है? यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड N के साथ जब हमारे कंपाउंड आते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्साइम। कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो ये रहा हमारा एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन, अच्छा ऑक्साइम में मैंने कहा ना नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन कहां से आता है? तो वो आता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। कहां पे आता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2.OH, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब एक मैं आप लोग को खुद ही पूछना चाहूंगा कि NH2 और NH2 कीटोन के साथ एक रिएक्शन कर रहा था तो किसका फॉर्मेशन करेगा और उसकी नेम रिएक्शन क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग को पता है तो। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन में कह रहा है ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है, हम लोग ने हाइड्रोक्सिल अमीन ले रखा हुआ है। इसको स्टाइल मारने के लिए अगर मैं इस तरह लिख दूं NH2OH, इसको इस तरह मिल गई तो ये H2O वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। कैसे? मैंने लिख दिया H2N और ये डैश OH, ठीक है। तो यहां से ये O H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है कितने? 5, तो 3 गेन करेगा, तो इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3। जितनी जिसकी वैलेंसी उतने ही बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, N के साथ भाई ऑक्सीजन हट गया तो ये नाइट्रोजन ऐसे आके जुड़ जाएगा, तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4, तो 2, 1 3 और 1 रहा 4। सभी को अच्छे समझ आए? तो ये इस तरह हम लोग ने किसका फॉर्मेशन किया? इसका हम लोग ने फॉर्मेशन किया ऑक्साइम का। किसका फॉर्मेशन किया? ऑक्साइम का। सबको अच्छे से क्लियर है? तो यहां से और क्या हो गया? वाटर का रिमूवल हो गया। चलो आगे देखते हैं। आपकी बात कर रहा है यहाँ पे एसिटिक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। देखो एसिटिक एसिड CH3COOH अभी हम लोग ने देखा, इससे प्रोपेनोइक एसिड यानी एक कार्बन बढ़ जाएगा तो 3 कार्बन आ गया और ये रहा प्रोपेनोइक एसिड। तो कार्बन की वैलेंसी होनी थी 4, तो 3 और ये 2H मैंने लगा दिए। ठीक है, सभी को अच्छे समझ आए? अब देखते हैं कि इसका कैसे बनेगा। अब एक बात खुद ही ध्यान दो, हमको एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन बढ़ाएंगे कैसे? तो पहली बात, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में, इसको याद भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आगे भी सारे कन्वर्जन में काम आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी रिड्यूस करते हैं यानी उसका रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को एल्कोहल मिलता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। फिर एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यूज कर लेते हैं। आई होप कुछ क्लियर होगा। एक मैं थोड़ा सा रफली चार्ट वापस से बताता हूं। जैसे मेरे पास ये COOH है, अगर इसका मुझे रिडक्शन करना है तो मुझे मिलेगा एल्कोहल। ठीक, अच्छा, अगर मुझे एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो मुझे करना पड़ता है ऑक्सीडेशन। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले मिलेगा CHO, फिर हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो हम लोग को मिलता है COOH। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम लोग लेते हैं K2CR2O7 या फिर KMNO4। ठीक, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो हम लोग को या तो हम लोग ले सकते हैं PCC या तो हम लोग टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से भी हम लोग ट्रीट करा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं इसके रिडक्शन जो कि यहाँ पे था तो उसके लिए हम लोग LiAlH4 और ईथर का यूज करते हैं। इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई? चलो अब आगे ध्यान देते हैं आगे कैसे करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है LiAlH4 ईथर का हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग ने अल्कोहल में चेंज किया। जितने कार्बन लेफ्ट साइड होंगे उतने ही कार्बन राइट साइड होंगे, तो 2 कार्बन CH3, ये रहा CH2, OH बनाना है ना तो OH बन गया। अब इसको हम लोग PCl5 के साथ ट्रीट करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए अटैक कराने के लिए ताकि SN1 यहाँ पे रिएक्शन हो सके। एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग PCl5 के साथ कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे क्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोइथेन। क्या मिलेगा हम लोग को? क्लोरोइथेन। क्यों? क्योंकि जितने कार्बन इधर उतने ही कार्बन इधर, OH हट जाएगा नेगेटिव पार्ट, Cl आ जाएगा नेगेटिव पार्ट, तो ये हो गया क्या हमारे पास? क्लोरोइथेन। फिर इसकी हम लोग रिएक्शन KCl से कराते हैं। अब देखो यहाँ पे CH3, ये रहा CH2 और ये रहा मेरे पास CN, क्योंकि यहाँ पे CN में अब देखो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया ना, इसका मतलब इथेनोइक एसिड से यानी एसिटिक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड अब मैं पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3 CH2 CN हो गया। अब जब भी, अब एक बात आप लोग को और ध्यान रखने वाली, CN का अगर रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को मिलता है अमीन। क्या मिलता है बच्चों? अमीन, यानी NH2 ग्रुप मिलता है। अगर CN का हाइड्रोलिसिस करते तो हम लोग को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 बातें आप लोग अच्छे से याद कर लो, बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे CH3 CH2 CN बन गया, हाइड्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो ये प्रोपोनोइक एसिड नहीं है तो क्या है? समझ आया सभी को? तो इस तरह था कन्वर्जन, आप लोग को इस तरह आगे प्रोसीड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो जल्दी से। यहाँ पे कह रहा है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड एसिटिक एसिड होता है, बस यहाँ पे क्लोरीन लगा दो OH हटा करके, यही होता है हमारा एसिटाइल क्लोराइड। एसिटल्डिहाइड CH3COH जो हमारा इथेन अल होता है, एक कार्बन दो कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड है, एन 1 पे है L, इथेनल वही होता है एसिटल्डिहाइड। कैसे? अब और ध्यान देते हैं, अब खुद ही सोचो। जैसे अभी मान लेते हैं, इसको मत देखो, मान लेते हैं मेरे पास ये रहा CH3COCl और मुझे बनाना है CH3COOH। यार यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, अगर मैं इसका
रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का एडिशन करा देता हूं तो जाहिर सी बात है एक HCl निकाल देगा और एक H आगे लग जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। हमें करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें पता है कार्बोनिल कंपाउंड है ऐसा, तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, ये रहा H प्लस, हम लोग ने इसीलिए 2H2 के फॉर्म में लेते हैं, या तो आप लोग 2 रिडक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो एक हाइड्रोजन Cl निकाल देगा, एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BSO4। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई और वे है ही नहीं, याद करना पड़ेगा क्या यार, अगर हम लोग 10-15 क्वेश्चन लगाते हैं उसमें एक ही टॉपिक यूज हो रहा है तो वो तो हमें अपने ऑलरेडी याद हो जाता है। आगे ध्यान देते हैं, अब कह रहा है देखो एल्डिहाइड है भाई, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है K2Cr2O7, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर है CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। अगर इसी बेंजोइक मतलब बेंजीन के ऊपर COOH लग जाए तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। तो हमें कन्वर्जन उसकी मदद से याद हो गया, तो हमें पहला तो हमें A मिल गया, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब भी बच्चों अमोनिया के साथ होती है, किसके साथ, NH3 के साथ, तो हमेशा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जैसे कि ये रहा हमारा, इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। क्यों, क्योंकि ये H प्लस है और इसके नाइट्रोजन NH3। कैसे बता देता हूं, थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे, इसके पास है लोन पेयर, इसको लोन पेयर दिखे तो वहां पे जाके चिपक गया, तो यहां से बन जाता है NH4 प्लस, इसकी ब्रेकिंग होती है माइनस, इसकी ब्रेकिंग प्लस, तो NH4 प्लस हो गया, ये हो गया। अब यहां से इसको हम लोग हीट करते हैं तो वाटर में निकल जाता है, ये H2O और O के फॉर्म में निकल जाता है, तो ये बन जाता है बेंजीन, इसके ऊपर आ जाता है C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है NH2। इसको बोलते हैं बच्चों अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ NH2 लगा हुआ है तो ये होता है अमीन। क्या होता है, अमीन। लेकिन अगर CONH2 लगा है तो होता है अमाइड। क्या होता है, अमाइड। तो कंफ्यूजन नहीं रखना माइंड में। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका A भी फाइंड हो गया, B भी फाइंड हो गया, C भी फाइंड हो गया। अब Br है, CN, जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, ठीक है। अब एलाइल ALH4 क्या नहीं, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन से क्या बनाएगा, अमीन, यानी CH3 CH2 और फिर आएगा CH2 और आएगा NH2। सभी को समझ आया। और फिर हमारे पास क्या है, नाइट्रस एसिड यानी HNO के साथ ट्रीट करा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारे पास CN बन गया, फिर LiLH4 रिडक्शन हो गया ना, तो अमीन बन गया, जो मैंने अभी ऊपर जस्ट आप लोग को बताया था। फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, अल्कोहल। अगर आप लोग इन केस ये प्रोडक्ट अगर भूल जाते हो तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट हटा दिया, आप लोग ये स्टेप डायरेक्ट कर देना HNO2 के साथ, तो हम लोग को डायरेक्ट अल्कोहल मिलता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया, जिनको अगर थोड़ा सा डीप में पढ़ना तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देख सकते हैं, मतलब कोई इतने भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन बट एसिटल्डिहाइड डज। इसका अच्छा ये उल्टा भी तो दे सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन बट फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्यों ऐसा, क्योंकि एक स्टेप में ध्यान रखना, जो एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों होती है ये होती है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कहां से मिलता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कहां से मिलता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके बगल वाले मिथाइल वाले ग्रुप से। देखो ध्यान से सुनना फिर से एक बार, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ जो कार्बन अटैच होगा मिथाइल वाला उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वही देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो फिर कौन देगा, अल्फा हाइड्रोजन। यानी जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाएंगे। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर HCOOH, इसकी जगह आप लोग को अच्छा मीथेन अल भी दे सकता है फॉर्मेल्डिहाइड की जगह। कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH, फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और अल यानी एल्डिहाइड, ठीक है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की। देखो कार्बोनिल ग्रुप से कंपाउंड कोई भी कार्बन ही नहीं है, कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड देन स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, यानी क्लोरो एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, क्लोरो, इसको मैं यहां पे ऐसे बना के दिखाता हूं, क्लोरो एसिटिक एसिड
यानी CH2COOOH, इसको बच्चों बोलते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3COOOH, ठीक है। अब देखो एसिड, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा जो H प्लस दे देगा, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा जो H प्लस दे देगा, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा जो H प्लस दे देगा। तो जब भी हम लोग एसिड कैरेक्टर देखते हैं तो हम लोग को देखना पड़ता है एनायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी। एक टर्म याद कर लेना, एनायन की स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट से। किसकी इफेक्ट से होती है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेज खींच सके, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेज ले सके, यानी उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट चाहिए होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2,7, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, हैं 7, तो एक इलेक्ट्रॉन फटाक से गेन करेगा ना, तो फ्लोरीन हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो वैसे ही क्लोरीन का भी तो होता है 2, 8, 7, तो फटाक से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी हाइड्रोजन उतना अच्छा शो नहीं कर पाएगा। तो यानी क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड से। अब कैसे, एक पल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोग को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि स्टेबिलिटी होगी उसकी माइनस आई इफेक्ट से। कैसे, यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा, अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैं हटा देता हूं इस तरह, हाँ, तो यहाँ पे भी ये क्या है, OH माइनस है, H प्लस है, यहाँ पे भी O माइनस है, H प्लस है। तो यानी इसका स्ट्रक्चर अगर मैं इस तरह लिख लूं, यहाँ पे ध्यान देना, Cl, यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है COO, O माइनस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2, यहाँ पे लिख लिया Ca, यहाँ पे ये, इसके साथ मैंने लगा दिया H। इस CH3 को मैंने ओपन कर दिया। अगर इस CH3 को मैंने ओपन कर दिया तो देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया हमारे पास, क्लोरो एसिटिक एसिड। चलो देख लेते एक बार, ये थोड़ा अल्फा हाइड्रोजन वाला, आप इसके आंसर को नोट कर सकते हैं जैसे जो मैंने बोला था। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयन की बात करें, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इन क्लोरो एसिटिक एसिड शोज माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू अटैच ऑफ Cl ग्रुप, अटैच इन एसिटिक एसिड शोज प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू प्लस H ग्रुप। यहाँ पे अटैच ये लाइन गलत है, ठीक है, सभी को अच्छे से समझ आया। चल आगे ध्यान देते हैं अब हम लोग, अब आगे ध्यान दें, यहाँ पे क्या रहा है, फॉर्मिक एसिड गिव्स अ टॉलेंस रिएजेंट। फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट देते हैं। फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH, अगर यहां से O हटा दो तो एल्डिहाइड हो जाता है, तो HCOOH। सभी को अच्छे समझ आए। तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। सिंपल से इतना मतलब समझना, फॉर्मिक एसिड खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, तो सामने वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस। फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट की मदद से खुद को करते हैं ऑक्सीडाइज, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। अगर सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। टॉलेंस रिएजेंट बच्चों हमारा क्या होता है, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो ये क्या होता है, Ag प्लस को, ध्यान से सुना, Ag प्लस को चेंज कर देता है Ag में, यानी क्या हो गया, पहले +1 थी अब 0 हो गया, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी रिड्यूस कर दिया उसने। तो सामने वाले को रिड्यूस किया तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ होगा, यानी इसने वर्क कैसा किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क किया है। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते जल्दी से, ये देखो फॉर्मिक, यहाँ पे पहले हम लोग ऊपर वाली रिएक्शन देखते हैं जिसको मतलब वैसे पढ़नी है। यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मिक एसिड AgNO, ये हमारा क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बाहर क्या होता है, NO3 माइनस होता है, तो मैंने माइनस वाला हटा दिया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। तो यहाँ से देखो Ag+1 वैलेंसी है, आपकी Ag में चेंज हो गया, यानी 0 हो गई होगी वैलेंसी। HCO, यानी इस बात करें तो +1 प्लस x, यहाँ पे हो गया -4, यहाँ पे हो गया +1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +2, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, यहाँ पे कितनी है, x -2 ऊपर है, यानी x इज इक्वल टू +4, यानी देखो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और सामने वाले को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस। इसीलिए ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ एक पॉजिटिव टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट टू गिव अस मेटालिक सिल्वर। यहाँ पे बात करते हैं इसकी फॉर्मिक, अगर आप इस रिएक्शन को लिख लोगे ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मिक एसिड Ag2O के साथ रिएक्ट किया तो 2Ag CO2 और H2O, मुझे सब कुछ मिल गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आओ जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 कैसे कराएंगे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग इस तरह इसको रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से ये निकल जाता है HCl के फॉर्म में, एक निकल जाएगा POCl3 के फॉर्म में। अच्छा कैसे हुआ वो बता देते हैं। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो उसने इस तरह 5 क्लोरीन लगा के रखे हुए हैं, तो उसका इस तरह स्ट्रक्चर है। यानी यहां पे अगर Cl अगर आ रहा है और OH जा रहा है, तो यहां पे ध्यान दो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl यहां पे आना, इसका मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी चली गई, कार्बन की एक वैलेंसी गई थी, यहां पे ध्यान दो PCl5 है, और ये मेरे पास क्या है एसिटिक एसिड, इस तरह, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक Cl इसके साथ जा रहा है और एक H इस Cl को ले जा रहा है, यानी एक Cl निकल रहा है और एक क्या निकल रहा होगा मेरे पास PCl3, यानी फास्फोरस की 2 वैलेंसी कम हो गई। कैसे, इस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है ना, 1 Cl 2 Cl 3 Cl और ये रहा 4 Cl, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यानी उसकी वैलेंसी 2 वैलेंसी कम हो गई, तो वो 2 वैलेंसी पूरी करने आता है ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जाता है यहाँ पे अटैच हो जाता है इस तरह PCl और ये रहा POCl3, इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। सभी को अच्छे से समझ आए, तो किस तरह मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं और किस तरह फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं PCl5 के साथ साथ मैं SOCl2 ले सकता हूँ, तब यहाँ पे SO2 गैस भी रिलीज होगी। सभी को अच्छे समझ आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। इसमें कह रहा है बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेंजोइक एसिड ये रहा COOH, अगर जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड होगा बच्चों, तो हमेशा NO पोजीशन मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। अब कह रहा है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बच्चों हमारे पास क्या होगा, हमारे पास C2H5O C2H5 होगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, C2H5O C2H5, इसको बोलते हैं एक इथाइल 2 इथाइल डाई इथाइल, और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन जब ऐसा कुछ होता है तो वो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप ईथर का। कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप ईथर का। HI के साथ रिएक्ट करा है। अब एक बात ध्यान देना, अगर HI एक्सिस में नहीं है तो यहां से क्या होता है, CH3 CH2 एक ग्रुप I के साथ लग जाता है इस तरह, ठीक, बचा हुआ एक ग्रुप इस तरह CH3 CH2O है ना, बचा हुआ H आके लग जाएगा इस तरह। अगर ये एक्सिस में नहीं है, अगर एक्सिस में है तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड बन जाता है, CH3 CH2I। कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स, क्योंकि 1 और 2 इस तरह, और बचा हुआ H और O वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। सभी को अच्छे समझ आए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। अब कह रहा है प्रोपेन टू ओन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कीटोन के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होगा तो हमेशा एल्कोहल बनेगा, लेकिन वो भी 3 डिग्री। 3 डिग्री कैसे, ये रहा 1 डिग्री, इसके साथ एक और कार्बन लग गया 2 डिग्री, इसी कार्बन साथ 3 कार्बन लग गया तो 3 डिग्री, यानी ये रहा इस तरह, यानी जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच है वही 3 कार्बन के साथ अटैच होगा तो 3 डिग्री। कैसे, ये रहा हमारा प्रोपेनॉन, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती, O- यहाँ पे प्लस। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये रहा एल्काइल, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा हैलाइड, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती, R- MgX+, इसकी ब्रेकिंग ऐसे होती है। तो यहाँ पे कहां पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, O- के पास कौन जाएगा, MgBr+, और इसके पास कौन आएगा, माइनस। तो ये देखो इस तरह पूरा कंपाउंड बन गया। अब इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी H+ और OH-, इसी तरह करते हैं ना। तो OH- यानी जो OH- है वो कहां जाएगा, MgBr के पास, क्योंकि इस तरह O- है ना और MgBr है, तो H+ कहां जाएगा, उसके पास, और Br- के पास कौन जाएगा, OH-। तो ये देखो इस तरह बन गया क्या, 3 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ पे क्या बन गया, MgBr और OH बन गया। सभी को अच्छे से समझ आए, कोई भी डाउट था यहाँ तक, नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये प्रोपेन-टू-ऑल इज रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी प्रोपेन-टू-ऑल का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन किसको रिड्यूस करके हुआ होगा वो मुझे आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हम लोग को इसका पार्ट 2 भी तो करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, ताकि हम लोग को और भी ज्यादा क्लियरिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।